अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मुल्क की सियासत में तारीख रकम होने का सिलसिला जारी है। तारीखी इंतखाबात के बाद आज वजीर आला पंजाब का तारीखी इंतखाब हुआ। मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला पंजाब बन गई। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की मुश्तरका उम्मीदवार मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सबसे अहम बात यह कि मरियम नवाज को अपोजिशन की जानिब से किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। अपोजिशन के बॉयकॉट और वॉकआउट के बायस मरियम नवाज के मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान कोई वोट हासिल ना कर सके, जिनका यह दावा था कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन उनकी मद्दे मुकाबल मरियम नवाज ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ये नहीं, हमारे पास एक बड़ा नंबर है अपोजिशन का, तो ये बहुत बड़ा हाउस बन जाता है। हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आईनी तरीके से नहीं मानते। तमाम अराकीन ने ऐवान के अंदर भरपूर अपोजिशन के बजाय ऐवान से बाहर जाकर एहतजाज किया, जिसका जवाब मरियम नवाज ने ऐवान के अंदर दिया। आज अगर अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती कि मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब ने ऐवान के बाहर सीढ़ियों पर एहतजाज किया। मरियम नवाज को वजारत आला का ताज पहनाने का मुकम्मल वक्त दिया और ऐवान से बाहर जाकर अपना वक्त जाया कर दिया। दूसरी जानिब उसी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहा, ताहम अभी इजलास बुलाने का वक्त नहीं हुआ। ये कहकर सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने से माजरत कर ली, तो स्पीकर असम्बली ने बर वक्त एक्शन दिखाते हुए 29 फरवरी को सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास बुलाने में ताखीर पर बवाल मचा दिया। शेरी रहमान कहती हैं कि सदर ने आईनी ओहदे के बरक्स इकदाम किया। सदर आरिफ अलवी ने अपने आईनी फ़राइज़ से दस्तबरदार होते हुए फिर एक ऐसा अमल इख्तियार किया है जिससे उनकी साख पर, उनके ओहदे की साख पर अफसोसनाक एक ज़र्ब पड़ रहा है। क्या कहता है कि 21 दिन में बुलाना है, हर हाल में सेशन, वोटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर की 169 की मेजॉरिटी पर। सदर के इख्तियार और आईनी किरदार पर बात करने वालों के खिलाफ खुद नून लीग की सीनियर क़यादत लफ्जी गोलाबारी कर रही है। इस हुकूमती इत्तेहाद को गठजोड़ करार दे रही है। शाहिद हकान अब्बासी ने यहां तक कह दिया कि जीतने वाले शर्मिंदा हैं। मैं इंतखाबात के हक में हूँ, मैं आइन के हक में हूँ, लेकिन आपको ये भी कोई इजाजत नहीं देता कि इस तरह आप इंतखाबात कराएं जैसे इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं। उनको इस मामले को देखना चाहिए। जीतने वाले भी ज्यादा शर्मिंदा है हारने वालों से। आज जीतने वाले भी हार गए। जावेद अजीज साहब ने इसे जबरदस्ती की हुकूमत करार दिया। एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ भी वजारत उज़्मा का ओहदा नहीं लेना चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती ये ओहदा दिया गया है। नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और फिर क्यों ली गई, जबकि आपकी राय भी यही है? जमात के अंदर जामी साहब अक्सरियत की राय यही है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं वो उनकी भी राय जाती यही है। शहबाज शरीफ साहब की भी जाती राय यही है कि हुकूमत ना ली जाए। सूरत हाल ये है कि हुकूमत अब भी हिचकोले खा रही है। एक मुआहदे पर कायम इस हुकूमत का शिराजा किसी भी मुआहदे के टूटने से बिखर सकता है। नून लीग के पैरों तले कायम किसी भी वक्त इत्तेहाद की ये जमीन सरक सकती है। हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में राना आफ्ताब अहमद खान साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आला पंजाब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। राना साहब सबसे पहले तो ये जरूर बता दीजिए, गुज़िश्ता रोज तक आप चूंकि ये दावा कर रहे थे कि इनको बड़ा सरप्राइज आज के दिन दिया जाएगा, और आप इस बात पर बड़ा खफा भी हो रहे थे जब रिपोर्टर्स हजरात आपसे ये पूछ रहे थे कि आप भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, तो आप ये बात कह रहे थे कि ऑपोजिशन क्यों, वी कुड बी इन गवर्नमेंट। बावजूद इसके कि आप जानते थे कि उनके पास एक मेजॉरिटी जरूर है और आप उनको ताना दे रहे थे कि वो घबरा रहे हैं, सो आज आपकी जानिब से वॉकआउट क्यों किया गया? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वॉकआउट जो था, जब हाउस पे हम गए भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज से हमने आज उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना था लीडर ऑफ द हाउस का, क्योंकि अगर हमारी कोई बेलाफाइडी होती तो हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी कर सकते थे। हमारे ये हमारा मौक़िफ़ था कि हमारे एक साथ फाजल रुकन ने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर से बात करनी चाह रहे थे कि क्यों ना ये आप हमारी बात सुन लें। तो स्पीकर साहब ने बड़ा ही पहले एक आर्टिकल पढ़ा कि मैं बायस नहीं हूँ, मैं कस्टोडियन हूँ, मैं रूल्स के मुताबिक चलूँगा, मैंने आइन का हलफ लिया हुआ है। तो हलफ तो हमने भी लिया था, तो हमने कहा कि आप ऐसे करें, हमारी बात सुन लें,
अगर वो गलत होगी तो उसको रूल आउट कर दें। उन्होंने कहा जी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ वोटिंग होगी। इस पे हमने टोकन वॉकआउट का अनाउंस किया तो हम बाहर चले गए। बाहर जाके हमारे पार्लिमानी पार्टी ने कहा कि इनका एटीट्यूड स्पीकर साहब का हमारे साथ बड़ी एरोगेंस है, ये मुनासिब नहीं है। इस पर अब बैठ रहे थे तो इनके उस दौरान बेल्स इन्होंने बजानी शुरू कर दी। जब बेल्स रिंग कर रही थी तो उसके बाद इमिजिएटली हमें उन्होंने कहा कि जी आप बताएं कि अब क्या है। तो उनके 2-3 लोग भी आए। तो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ ये था, हमारे दोस्तों का, सारे कोलीग्स का, कि एक हमें मौका ज़रूर दें। हम बड़ा लीगल पॉइंट ऑफ बताना चाह रहे हैं कि हमारे MPs को अंदर नहीं आने दे रहे, क्योंकि अंदर आने का मतलब है कि उनके पीछे पुलिस लगी हुई है और जो गिरफ्तार हैं उनको ये ला सकते हैं और उनका हलफ दिलवा सकते हैं। मगर वो बिज़िद थे। उन्होंने कहा जी आप कोई बात, हमने कहा हमें बात कर लेने दें। उन्होंने कहा जी हम बात नहीं करने देंगे। इसके बाद हम ये बात ही कर रहे थे, उन्होंने गैलरीज क्लोज कर दी और क्लोज करने के बाद वी वर ऑलमोस्ट कैद हो गए थे। फिर जब खुली तो वी हैड नो ऑप्शन, जब वोटिंग तो हो चुकी थी। मगर हमने डोर भी नॉक किया कि ऐसा कोई नहीं, हेवंस वर नॉट गोइंग टू फॉल। मगर उसके बाद फिर हमने आके अपना मौक़िफ़ सीढ़ियों पे भी एहतजाज किया, प्रेस टॉक भी, मीडिया टॉक भी की। तो ये इसका करी रवैया। मैं क्योंकि स्पीकर साहब का कंडक्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता, मगर मेरा ख्याल था कि ही शुड हैव शोन ग्रेस और ऑनर कि हमें ये, मैं उनका अपने कायदे उस वक्त अपनी पार्टी का लीड कर रहा था, मेरी बात सुन लेते। क्योंकि मैंने भी ये को पहली दफ़ा नहीं, मेरा आज तक कभी लफ्ज़ एक्सपंच नहीं हुआ है। मगर मुझे अफसोस हुआ है कि ये उनकी इस रवैये से हमारी दिल आज़ारी भी हुई है और हमारे मेंबर्स ने इसको बड़ा महसूस किया है। और अब रिजल्ट वॉट एवर वाज रिजल्ट, जमहूरियत में कमज़ोर, जमहूरियत में अब ये नहीं कहते हमने इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन में हमने 70 हज़ार लाख वोट लेकर आए हैं, ये ऐसे नहीं। तो दूसरा हमारा मौका बड़ा सिंपल था कि हमारे जो 220 हल्के के हमारे पास जो पड़े हुए हैं फॉर्म 45, उसकी कोई बात हो जाए, उस पर वो कोई बात नहीं करना चाहते। ये कोई मैन्युफैक्चर्ड और मनूवर डेमोक्रेसी चाहते हैं, इसलिए हमें ठीक है राना साहब, मैं भी स्पीकर साहब के किसी इक़दाम आयत नहीं कर रही, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अगर वो ये कह रहे थे स्पीकर साहब के आईनी तौर पर आपका किसी भी लफ्ज को वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना सकते थे, आपको बार बार वो ये कह रहे थे कि आप चेयर को अप्रोच कर लें, तो आपने ये फैसला क्यों नहीं किया? आप वहां पर जाके अपना मसला जो है वो बयान कर देते। नहीं, शेर का नहीं, मैं उनसे कोई बेनिफिट लेने नहीं जा रहा था। मेरी एक सीट थी, वहां पर मैं खड़ा होकर बात कर रहा था तो सारे हाउस को पता चलता। क्या मेरी पार्टी में कहते, मुझे कहती है आप तो जनाब आप पता नहीं क्या बात करके आ गए हैं। कोई मैं को गैर अखलाकी गैर कानूनी बात नहीं करना चाहता था। राइट, बट राना साहब ये फैसला जो वॉकआउट करने का लिया गया, ये उसी वक्त डिसाइड किया गया, ये पहले से कन्वे आपको किया गया था कि ये फैसला करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं कन्वे किया गया था। हमारी पार्टी की डायरेक्शन भी थी, हमने इलेक्शन लड़ना है, मगर हालात और लोगों का मजाज देखकर हमें ये टोकन वॉकआउट किया है। और उनकी जो है, उनको चाहिए था दे शुड हैव शोन सम विजडम। तो हमें कहते थे, हम अगर 1 मिनट के लिए मैं कोई गलत बात करता तो दे कुड हैव सेड के जी आप गैर इखलाकी बात की है, गैर आइनी बात की है, गैर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बात की है। मैं भी, मेरा ख्याल ये ही मस्ट बी इन स्कूल जब से मैं इस असेंबली में आ रहा हूँ, मगर ही शुड हैव शोन सम रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स कि मेरी बात सुन लो। अगर हम असेंबली के अंदर इस तरह आए हैं, चेयरिंग क्रॉस से तलाशियां देकर पैदल चलकर आए हैं, हम तो किसी लाहौर लश्कर या कारवान या प्रोटोकॉल साथ नहीं आए थे। पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर रहेंगे और इंशाल्लाह असेंबली के अंदर हम ना भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और इसको ये नहीं इफेक्टिव किस्म का करेंगे। अगर कोई अच्छी चीज होगी तो जरूर अप्रिशिएट करेंगे। राना साहब, आज खाली कुर्सियां देकर आपके फैसले के बाद, और वो खाली कुर्सियां देकर
अब बज़ाहिर आपका जो वोटर है वो भी मायूस हुआ है, सोशल मीडिया पे भी एक कोहराम मचा हुआ है। मरियम नवाज साहिबा को भी ये मौका दे दिया गया ये कहने का कि आज ऑपोजिशन अगर होती, शोर शराबा करती, नारेबाजी करती तो हमें अच्छा लगता। अब एक आपकी जानिब से एक वॉक ओवर नहीं दे दिया गया, एक लॉन्चिंग पैड उनके लिए तश्तरी में रख के नहीं पेश कर दिया गया? नहीं, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये सियासत में होता है। ये अगर आपने कहा है कि शोर शराबा होता, जो उनके पूरा इलाका लाहौर का लाकर उन्होंने कहा था लम्हे पालो, जो आपके मीडिया में भी चलता रहा है, उन्होंने जो शोर मचाया है वो क्या ये जमहूरी तरीका था? कभी आपने सुना है कि स्पीकर्स बॉक्स या ऑफिशियल गैलरी से लोग नारे लगाते हैं? कभी आपने देखा है कि प्ले कार्ड्स जो एमपीएस बांटते फिर रहे हैं? दिस वाज आल्सो नॉट ए डेमोक्रेटिक थिंग। तो आप उनको नहीं देख रही हैं, हमारा ये कह रहे हैं। उनको शायद यही था कि बड़े उन्होंने जो आज बाग व बुलंद जो बड़े दावे किए हैं, अल्लाह करे कि उस पर अमल भी करें, मगर आई फेल टू अंडरस्टैंड 85 से ये आ रहे हैं, अभी तक तो इसकी पंजाब की किस्मत नहीं बदल सके। अब क्या करनी है ना राना साहब, मैं उसके हवाले से भी आपकी स्ट्रैटेजी जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये गिला रहा है कि हमें ऐवान में नहीं जाने दिया जा रहा है। सो वोटर्स ने आपको वोट दिया, आपको ऐवान में भेजा, असेंबली में भेजा और आप असेंबली से बाहर आ गए। तो तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रखा कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एहतजाज करेंगे, जो मुंतखब अराकीन है वो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे, जो गैर मुंतखब अराकीन है वो पार्लियामेंट से बाहर एहतजाज करेंगे। तो वोटर्स को अब किस तरह से समझाया जाएगा? वोटर बड़ा समझदार है पीटीआई का, आपने 8 फरवरी को देख लिया है, मगर वो समझते हैं कि ये जो चीज़ हुई है उन्होंने गैर आइनी तरीके से हमारे मेंबरों को बोलने नहीं दिया। ये चीज़ है, अगर ये ख़त्म नहीं होगी इजलास और 1-2 दिन में आ जाएगा, उन्होंने बुलाना ही है, तो उस पर आपको ये जो आपका गिला है ये भी दूर कर दें। तो राना साहब, आपने जिस तरह से कहा कि ये फैसला वहीं पर लिया गया और कोई पहले से कन्वेड नहीं था, तो इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से आपको अप्रोच किया गया? क्योंकि बारहा ये बात दोहराई गई कि फैसला जो है वो इमरान खान साहब का ही होगा, पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी। नहीं, वो पॉलिसी ये होती है कि वो हमें लाइन ऑफ डायरेक्शन देते हैं और मौके की मुनासबत से हम फैसला करते हैं। या ये नहीं होता कि हमने अगर वॉकआउट करना है तो पहले टेलीफोन करना है। ये इनमें रवाज हो सकता है, पीएमएलएन में, हमारे में नहीं है। एक हमने जमहूरी तरीके से फैसला किया है और उसकी आपको मैंने सारी बैकग्राउंड भी बताई है। राना साहब, आपकी पार्टी की जानिब से आपको कन्वे किया गया कि ये दुरुस्त फैसला था? नहीं, मैंने पार्टी को उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो पार्टी का अगर इस पर लाया अमल आएगा उस पर अमल कर लेंगे। राइट। और राना साहब, गुज़िश्ता रोज तक चूंकि आप कह रहे थे कि ये अगर मामलात इसी तरह से चलाएंगे तो हम इनको मामला चलाने नहीं देंगे, अब क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी जानिब से? स्ट्रैटेजी मैंने अर्ज की है कि अभी अजलास आने हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी डिस्कस होनी है, सब चीज़ें आनी है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट्स हैं वो भी लाने हैं, उस पर आपको हमारी परफॉर्मेंस भी और चीज़ें वाजे हो जाएंगी। क्योंकि ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि आज हो गया है। इस पे अगर कोई किसी लोगों को महसूस हुआ होगा तो उसको अगले इलेक्शन में उसका हमारा रद्द-ए-अमल जो चीज़ें हैं वो वाजे हो जाएंगी और हम भरपूर तरीके से इसको असेंबली को चलाएंगे। अगर कोई आप में उस वक्त कमी नज़र आएगी तो आप दोबारा भी इसकी निशानदाही कर सकेगी। राना साहब, आपका चूंकि मौक़िफ़ इवन सदर साहब ने भी आज इसी हवाले से समरी भी वापस की थी कौमी असम्बली के इजलास बुलाने के हवाले से, क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो अभी भी एक लटका हुआ है। क्या उम्मीद रखते हैं? मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फैसला सामने आ जाएगा? देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल आपने ये क्वेश्चन किया है। जिस दिन हमने पहले दिन ओथ लेने से पहले उसके बाद ये पॉइंट उठाया था कि ये 27 सीटें जो हैं ये हमारी पार्टी की बनती हैं इस वक्त, आपके हिसाब से वो हमें दे दी जाएं ताकि वो इसमें शरीक हो जाएं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के पास फैसला है, तो मैंने कहा आप इसको पेंड कर दें। उन्होंने डायरेक्शन दी स्पीकर साहब ने उस दिन कि मैं चाहूँगा कि कल तक जो इलेक्शन आना है उससे ये सीट्स का वाजे कर दें इलेक्शन को। उन्होंने उसको मीटिंग को पोस्टपोन करके 26 पे कर दिया। हमने रिक्वेस्ट की कि आप 26 तक कर लें, वो उसको फैसला कर लें, मगर आज भी उन्हें 26 से आगे फिर आगे करती है।
जो एक राइट है हमारा उसको इन्फ्रिंज किया गया है। और हमारी ख्वाहिश है कि इन लोगों को, क्योंकि कल आके उनमें से कोई मेंबर ये कहे कि मैंने तो ये इलेक्शन स्पीकर का लड़ना था, हाउस वाज नॉट कंप्लीट, वही बात आती है ना जो हम इस पे कह रहे थे, जिस पर स्पीकर साहब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बट राणा साहब, हाउस जो है विल स्टिल नॉट बी कंप्लीट। 29 को इजलास बुला तो लिया गया है कौमी असेंबली का। अब आपको लगता है कि आपकी जमात उस दिन भी वॉकआउट करेगी? नहीं, मेरा ख्याल वॉकआउट नहीं करेगी, पूरे वहाँ पर उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस में रहेगी। हमने इस पॉलिटिकल प्रोसेस में रहे हैं, हमने ओथ भी लिए हैं, हमने स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी हुआ। आज जो था आपको पता है, डिवीज़न के बाद उन्होंने जिस तरह लॉबीज लॉक की हैं और उनका रवैया ऐसा था कि वहाँ पर हमारे मेंबर्स ने बड़ा महसूस किया है कि ये अगर आज ही हमारी एक सेकंड बात नहीं सुनते हैं तो कल को हमारे साथ क्या करेंगे। और उसके बाद आपको सारा पता ही है, यू हैव सीन योरसेल्फ ओवर देयर। अल्लाह बेहतर करे और बेटर सेंस शुड प्रिवेल ऑन द गवर्नमेंट बेंचेस कि वो हमें बर्दाश्त करें। राइट राणा साहब, ये भी बता दीजिएगा, चूंकि आपने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मॉरली, डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली आप तो दुरुस्त ही नहीं समझते। आप कहते हैं आईनी तौर पे भी ये दुरुस्त नहीं है। आपकी जमात अदालत जाने का इरादा रखती है और कब जा रही है? देखिए, अखलाकियात भी होती हैं, कुछ चीज़ रूल्स में होती हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कोई ट्रेडिशंस होती हैं। अगर क्या ही खूबसूरत होता है कि जब हम नॉक कर रहे थे हमारे मेंबर्स, तो ये उनको बैठ जाते हैं, तो ये वो चाहते ही नहीं थे, दिल में वो चाहते ही नहीं थे कि इस अपोजिशन, इतनी भरपूर अपोजिशन को फेस कर सकें। अल्लाह करे कि वो सोचें, क्योंकि ये कभी ऐसे सिस्टम चलता नहीं है। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये चाह रहे हैं कि हम अकेले ही ये सारे मामलात हल कर लेंगे। इसे अल्लाह करे कि उनको मतलब अकल आए और होश आए, और ताकि इस लड़खड़ाती जमहूरियत को उसको ये संभाल सके। पर राणा साहब, ये भी जरूर समझाइएगा, गुज़िश्ता रोज जो आप इंटरव्यूज और जो रिपोर्टर्स आपसे जब सवाल कर रहे थे, तो आप एक तरफ कहे थे कि भाई उनके पास मेजोरिटी है, और जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, उनके पास मेजोरिटी है लेकिन ये घबराए हुए हैं। साथ साथ आपने ये भी कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, एंड यू साउंडेड वेरी कॉन्फिडेंट कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम ऑपोजिशन में क्यों होंगे। ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? कॉन्फिडेंस, आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर, अगर मेरे में एतमाद नहीं होगा तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। अगर मैं ये कह दूं कि मैं पहले ही हार गया हूं तो मेरे साथ तो फिर मेरा अपना बच्चा भी नहीं रहेगा। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी की बेसिक चीज़ है। वन शुड बी वेरी मच ब्रेव और कमिटेड और हौसले वाला हो। तो अल्लाह ताला, हमने हार भी देखी है, जीत भी देखी है। हमने आपके सामने जो सारा हमारा रोल है, कोई अपोजिशन में बैठना आम काम नहीं है। मैं चौथी दफ़ा अपोजिशन बैठ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। बट राणा साहब, जब जहां नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि उनके दिल में ना बदले की कोई आरजू है, ना इंतकाम का कोई जज्बा है, वो ऑपोजिशन के लिए भी कहती हैं कि उनका चेंबर के दरवाजे, उनके ऑफिस के दरवाजे, उनके दिल के दरवाजे 24/7 खुले हैं। जो कुछ आपकी जमात के साथ गुज़िश्ता कई माह से होता हुआ नजर आ रहा है, आपको लगता है कि उनकी सरबराही में पंजाब में वही कुछ सलूक जो है वो बढ़ता जाएगा? मेरी तो ख्वाहिश है कि उनको चाहिए कि जो भी हमारे पॉलिटिकल बिजनेस फॉल्स केसेस में लोगों को पकड़ा हुआ है उनको रहा करें। पीटीआई के वर्कर्स पे जो इस वक्त इतने पर्चे कराए गए हैं, जैसे मेरे बच्चों पर भी है, मेरे एमएनए पे भी था। हम जिन नामसाइद हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, अगर आप देख ले तो आप कहते थे आप पता नहीं कौन से आग का दरिया अबूर करके आए हैं। जिस तरह हमने फैसलाबाद में भरपूर कोऑर्डिनेशन एफर्ट किया है, जिन्होंने तो आरओ से अपनी हिम्मत से बैठकर वहाँ गिनती करवा ली, फॉर्म ले लिया, वो बच गया। और आज भी लोगों के पास वो फॉर्म पड़े हुए हैं और वो अवेलेबल हैं। अगर आप कहते हैं, दूसरी जमातें भी कहती हैं हमारे से ले लें, इनको चाहिए कि ये इनफरादी तौर पे नहीं, इज्तमाही तौर पर उन लोगों को बुलाकर उनके फॉर्म्स पे काउंट कर लें। अगर वो गलत हैं तो उन पर कार्रवाई कर लें। ये तो बड़ा सिंपल है, उन्होंने लिया हुआ। आपके पास फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास वो जिंदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी हैं, तो आप लें, सब कुछ करें। अगर वो कामयाब हैं तो उनको नोटिफाई करें। मैंने तो खुद देखा है कि एक एमपीओ को कहा, मैंने कहा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ कि तुम जीते हो, तो वो मुंह फेर के दूसरी तरफ चला गया था। इनको खुद पता है कि ये हम जो है ना फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 45 में हम हार गए थे।
राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया राना आफ्ताब साहब। आपके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आला पंजाब जनाब राना आफ्ताब अहमद खान साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, 5वीं बार सूबाई असम्बली में मुंतखब हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। आज जो फैसला ऑपोजिशन की जानिब से वॉकआउट का किया गया, उनका कहना यह है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बुलाकर जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात नहीं करने दी गई, और स्पीकर साहब ने जो ये इकदाम लिया, जहां पर स्पीकर साहब कहते हैं कि आईनी तौर पर ये बात दुरुस्त नहीं कि उनके लफ्ज़ को जो है वो कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए, और उनको चेप के को अप्रोच करने का कहा गया। वो कहते हैं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बात नहीं कर रहा था, मैं ऐवान में अपनी पूरी जमात के बिहाफ पे बात करना चाह रहा था ताकि सब सुनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वॉकआउट करने का फ़ैसला उनकी और उनके जमात का फ़ैसला था। किस तरह से मामला चलेंगे आगे? नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब जहाँ पर एक तरफ ये कहती हैं कि वो इंतकाम का जज्बा नहीं रखती, वो बदले का जज्बा नहीं रखती, लिहाजा उनकी तरफ से ये जेस्चर की हद तक तो बहुत अच्छी बात नज़र आती है, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है ये आने वाले दिनों में ही अनफोल्ड होती हुई इस तरह की सिचुएशन नजर आएगी। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, पावर शेयरिंग डील जो है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये डिस्कस होगी एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध में, जहां एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं और तीसरी बार मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के मुंतखब होने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस नज़र आता है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन वो वहाँ पे सपोर्ट करेगी नून लीग की हुकूमत को। जो तनकीद उठ रही है, जो तनकीद की जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो कि कोलिशन इंपॉर्टेंट कोलिशन पार्टनर कंसिडर किया जा रहा है, और उनके ऊपर तनकीद ये की जा रही है कि वो हुकूमत में रह के भी पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, कैबिनेट में नहीं होंगे। तो ये एक जो क्वालिटी के हवाले से जहां पर बात होती है कि एक लॉस नहीं देखा जाएगा कि हुकूमत के वो एक क्वालिटी ना नजर आए, उनकी कैबिनेट में वो मिनिस्टर्स ना हो जो कि अच्छे एक पीडीएम के जो पिछली हुकूमत है उसमें भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। तो इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर साहब। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। नवीद साहब, सिंध में एक बार फिर लाइक आई सेड पीपल्स पार्टी के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुराद अली शाह साहब जो इलेक्ट हुए हैं फॉर अ थर्ड टाइम। मैं इस पर कमेंट से पहले, चूंकि जहां पर मैंने जिक्र किया कि बड़ी तनकीद हो रही है, आज जो डेवलपमेंट सामने आई मैं उस पर पहले चाहूंगी कि आप कमेंट कर दें। सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी को मुस्तरद करके उन्होंने वापस भेज दी है, और उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल कर लिया जाए। आप किस तरह से रीड कर रहे हैं सदर साहब की इस मूव को? देखिए, पहली बात तो ये है कि सदर साहब के पास कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं होता। जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक एडवाइस आती है तो प्रेसिडेंट ने उसको डेफिनेटली उस पर अमल करना है और सेशन कॉल करना है। दूसरा ये कि सेशन कॉल करने की आखिरी तारीख 21 रोज के बाद आफ्टर द इलेक्शंस होती है, विच मीन्स के लेटेस्ट वो अगर उन्होंने मंडे को नहीं बुलाई जो कि उनको बुलानी चाहिए थी, तो बाय थर्सडे तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेशन बुला लिया जाएगा। तो ये स्टांस लेना कि हाउस कंप्लीट नहीं है, हाउस जितना भी नोटिफाई हो गया है इट इज़ अ कंप्लीट हाउस। 100% उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है कुछ सीटें खाली रहेंगी, कुछ लोग जो हैं जो कि मल्टीपल सीट्स पे आए हैं वो सीट्स नहीं लेंगे और नए लोग वहाँ नोटिफाई हो जाएंगे। तो ये स्टांस लेना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इस मसले को फौरी तौर पे हल करें और जो भी फैसला है वन वे और द अदर वो करके दें ताकि ये बहाना भी ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल था कि अलवी साहब जो हैं वो ग्रेसफुली प्रेसिडेंट का अपना रोल जो है वो अख्तियार करते, बजाय इसके कि एक पार्टीजन जो है पीटीआई के कार्ड कैरिंग मेंबर की तरह वो इस तरह से करते। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी जब लेजिस्लेशन के मामले में भी इसी किस्म की पोजीशंस ली थी, which I don't think suits the जो हमारी प्रेसिडेंसी की जो शान और शौकत है उसको नहीं सूट करता कि आप
पार्टीजन पॉलिटिक्स उस स्टेज पे बट करें। नवीद साहब आपका जो जी कथा कलामी की माफी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो अदा करने के लिए आपको उधर बिठाया गया है। इट्स मोर अ सेरेमोनियल देन एक्चुअली रोल जहां आपको फैसले बैठ के करने होते हैं। राइट, बट नवीद साहब, पीपल्स पार्टी और आपके इख्तिलाफ जो है सदर साहब के इस मूव के हवाले से वो अपनी जगह, बट पीपल्स पार्टी एंड लाइक यू आल्सो मेंशन्ड के जो रिजर्व सीट्स का मामला है, जहां पर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को फौरी इसका जो है वो फैसला देना चाहिए, ये क्या पीपल्स पार्टी के लिए कंसर्न की बात नहीं है कि एक सियासी जमात जिसकी वाज़े ऐवान में अक्सरियत हो, उनकी मखसूस नशस्तों का मामला अब तक हल ही नहीं हो पा रहा है और उनका एक स्टांस ये नजर आता है कि ये जो है वो मामला जानबूझ के लटकाया जा रहा है? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता इसको जानबूझ के लटकाने का, क्योंकि जो भी फैसला करना है चाहे वो उनको देनी है सीटें, क्योंकि उसमें भी एक मसला ये आता है कि अगर आप पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है तो आपको कैसे कोई ज्वाइन करेगा टू गेट द रिजर्व सीट्स। तो वो मामला तो अपनी जगह पे है, लेकिन फिर उसका फैसला करके एक तरफ सारी बात को करें ताकि मामला जो है रिजर्व सीट्स जैसे भी डिवाइड होनी है फिर वो उस तरह से डिवाइड होके और हाउस कंप्लीट हो जाए। राइट, और नवीद साहब, जैसे डार साहब भी कह रहे हैं कि सदर साहब अगर नहीं बुलाते इजलास तो स्पीकर साहब हैज द राइट टू कॉल द सेशन। मेरा तो ख्याल है कि स्पीकर साहब की भी बुलाने की जरूरत नहीं है। बाय 29th सेशन ऑटोमेटिकली समरी जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स को मूव कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है 21 डेज की, और उसमें हाउस कॉल हो जाना चाहिए। राइट, और स्पीकर अब ये अपडेट आई है कि स्पीकर साहब ने 29 को बहरहाल ये इजलास बुला लिया है। नाउ नवीद साहब, पीपल्स पार्टी पर बड़ी तनकीद हो रही है सर कि आप हुकूमत में होकर हुकूमत में नहीं भी होंगे। कैबिनेट स्लॉट्स टेक अप ना करने की वजह क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये कि वी वर पार्ट ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट जो थी, जिसमें बार बार ये इशू आ रहा था कि जो बर्डन ऑफ कोलिशन जो है उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है। तो एक तो लिहाज से पीएमएलएन को फ्री हैंड मिलना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी अपनी टीम्स के थ्रू वो इम्प्लीमेंट कराएं, और उस लिहाज से उन पे और कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को उस लिहाज से मैंडेट नहीं, भी वो द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इलेक्शंस के बाद, तो वो मैंडेट तो हमारे पास नहीं है कि हम अपने मैनिफेस्टो और अपनी पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें। सो आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि पीएमएलएन को ये मौका मिलना चाहिए पूरी तरह से कि वो जो है जो मुल्क के मसाइल हैं उनको हल करे। देखें, बाकी ये है कि पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ अकेली गवर्नमेंट नहीं होती, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट भी होती है, अपोजिशन भी होती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, तो वी विल प्ले अ रोल अकॉर्डिंगली। लेकिन उनको हम चाह रहे हैं कि वो अपनी पॉलिसीज खुले तरीके से इम्प्लीमेंट करें। बट हाउ विल यू, नवीद साहब, हाउ विल यू प्ले द रोल? एक तासुर और जो इम्प्रेशन आपकी तरफ से तनकीद का भी आपकी जमात को निशाना बनाया जा रहा है वो इस बात पे है कि पब्लिक वेलफेयर के ऊपर आपने आईनी ओहदों को लेने की को तरजीह दी। जी, तो आईनी ओहदों के पास तो पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती, चाहे सदर मुमलिकत हो, जो कि मैं अभी खुद जो इनकम्बेंट सदर हैं उनकी इस रवैये को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो ये रवैया तो हम जब प्रेसिडेंसी इंशाल्लाह जब पीपल्स पार्टी के पास होगी तब भी उसका सेरेमोनियल रोल ही होता है, पॉलिसी मेकिंग में नहीं। पॉलिसी गवर्नमेंट देती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट करती है, तो ये फिर उनके इख्तियार में आता है। उसमें प्रेसिडेंट का इंटरफेरेंस करना जो है वो मुनासिब नहीं होता। सिमिलरली अगर चेयरमैन सेनेट है, ये दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो उनका भी जो है हाउस कंडक्ट करने में रोल होता है, पॉलिसी मेकिंग में नहीं होता। बट नवीद साहब, जरदारी साहब बतौर सदर अगले सेटअप में क्या रोल अदा कर रहे होंगे? विल ही बी द गो बिटवीन बिलावल साहब एंड शहबाज साहब? नहीं, he doesn't need to be the between, क्योंकि शहबाज साहब और बिलावल साहब की वैसे भी एक वर्किंग रिलेशनशिप रही है और रहेगी। देखिए, एज हेड ऑफ द फेडरेशन उनका काम ये होगा कि कोशिश करें कि सूबों और मरकज के दरमियान मामलात जो हैं वो सही रहें,
और वैसे भी उनका एक जो रेपुटेशन है ऑफ बीइंग द कंसिलिएटर, तो कंसिलिएशन तो जरूर करेंगे, लेकिन गोज बियॉन्ड जस्ट शहबाज साहब एंड बिलावल साहब। राइट। और नवीद साहब, यानी कि पंजाब में भी आपकी जो पार्टी है वो उनको सपोर्ट करेगी, पंजाब में बैक करेगी, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। जी, दैट इज करेक्ट। और गवर्नरशिप पंजाब की और सिंध की वो पीपल्स पार्टी के पास होगी? नहीं, पंजाब की और केपी की जो गवर्नरशिप है वो उस लिहाज से पीपल्स पार्टी के पास होगी, लेकिन और जो बलूचिस्तान और सिंध की हैं वो PMLN से जो है के पास होगी। तो उस लिहाज से अगेन ये कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं which they don't have a direct role इसमें एग्जीक्यूटिव में या पॉलिसी मेकिंग में या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। राइट। और नवीद साहब, इन दोनों सूबों की गवर्नरशिप के लिए नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं? नहीं, अभी फाइनलाइज नहीं हुए, बल्कि अभी उसके जो इजलास होना है जिसमें ये सारी चीजें डिसाइड होनी है वो भी अभी तक नहीं हुआ। राइट। और नवीद साहब, क्योंकि MQM भी काफ़ी निगोशिएशंस में है नून लीग के साथ, और उनका सिंध में गवर्नरशिप के भी हवाले से काफ़ी मुतालबात है, वो चाहते हैं कि टसोरी साहब जो हैं वो रिटेन करें, वहाँ पर MQM ही के गवर्नर जो है वो कंटिन्यू करे। हाउ इज़ पीपल्स पार्टी लुकिंग एट इट? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ कमिटमेंट ये हुई है कि PMLN के पास ही गवर्नर होगा। उस लिहाज से पीपल्स पार्टी वुड वांट कि PMLN जो है वो अपनी कमिटमेंट्स जो हैं वो पूरी करे। और पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस होगी अगर MQM के गवर्नर को वहां पर रिटेन किया, कंटिन्यू करते हैं वो? जी देखिए, दैट मींस कि इट विल बी अ ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट ना, तो ये PMLN को चाहिए कि इस सारे मामले को इस तरह से हल करे कि दोनों पार्टीज को वो राजी कर ले। सो यू थिंक दैट विल बी अ ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट अगर गवर्नर जो है वो MQM के हुए सिंध में? नवीद साहब जी, विदाउट टेकिंग पीपल्स पार्टी इनटू कॉन्फिडेंस, तो जाहिर है इट विल बी अ ब्रीच। एंड पीपल्स पार्टी हैज स्टिल नॉट, सही नहीं समझा जाएगा। पीपल्स पार्टी हैज नॉट बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एज येट। नहीं, पीपल्स पार्टी हैज बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस टू द एक्सटेंट के हमसे जो एग्रीमेंट हो गया है उसके बाद अगर ब्रीच करना है उन्होंने, तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई। पर सर, कुछ रोज पहले जब ये पावर शेयरिंग जो डील है ये तय पा रही थी, उस पर नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा था कि ये नून लीग के पास होगी गवर्नरशिप सिंध की, अब वो आगे किसी को भी देना चाहे तो वो दे सकते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज एग्रीमेंट। उसकी इंटरप्रिटेशन शायद उन्होंने इस तरह से की हो। ये था कि नून लीग के पास ही होगी ये पोजीशन। राइट। नवीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खुर्शीद शाह साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम भेजा था लेकिन वहां से खामोशी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वाज इट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीरियस नेगोशिएशंस विद PTI? वो भी शायद थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन इस बात की हुई है। हम ये जरूर चाहते थे कि PTI को भी मौका मिलना चाहिए थ्रू व्हाटएवर मींस दैट दे हैव एट हैंड, कि वो कोशिश करें कि अपनी हुकूमत बनाएं। लेकिन PTI ने जो स्टांस लिया कि हमने किसी से भी बात नहीं करनी, और पर्टिकुलरली PMLN और पीपल्स पार्टी और MQM के साथ बात नहीं करनी, तो उसका मतलब ये कि दे हैड मेड अप देयर माइंड कि हमने ऑपोजिशन में ही बैठना है और किसी के साथ भी मिलके गवर्नमेंट नहीं बनानी। तो इट नेवर केम डाउन टू दैट कि पीपल्स पार्टी उनको अप्रोच करे या वो पीपल्स पार्टी को अप्रोच करे। यानी कि कोई पैगाम नहीं भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात क्लेम करी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लाइक आई कोटेड खुर्शीद शाह साहब, कोई अप्रोच पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं किया गया। नहीं, कोई अप्रोच नहीं की गई थी। आई वुड क्लैरिफाई दैट पॉइंट। बट सर, बिलावल साउंडेड अ बिट इंक्लाइंड अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। उन्होंने कहा कि भाई चूंकि इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से बातचीत नहीं होगी, कोई आपको लगता है कि कोई इंक्लिनेशन थी इस तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के हुकूमत बनाई जा सकती थी? देखिए, इंक्लिनेशन का इशू नहीं होता। अगर कोई रियलिटी में कोई ऐसा ऑप्शन होता तो फिर हमारी CEC उसको कंसिडर करती, लेकिन वो दरवाजे खान साहब ने खुद ही बंद कर दिए थे ना, बाय डिक्लेयरिंग नॉट वंस बट मल्टीपल टाइम्स कि वो हमसे बात नहीं करने को तैयार। जब बात करने को नहीं तैयार तो फिर तो कोई बात आगे बढ़ाने की भी बात नहीं थी। सो मेरा ख्याल है कि ये उनका फैसला था, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट व्हाट कैन वी डू बियॉन्ड दैट।
राइट। अब नवीद साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिंध में अगेंस्ट रिगिंग स्टेज बाय ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, JUI है, जमात इस्लामी है, दीगर सियासी जमातें हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तशवीश का बायस है ये एहतजाजी मुजाहिरे? मेरा ख्याल नहीं, क्योंकि ज़ाहिर पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, हमारे अपने हैं। हम कई सीटों पे समझते हैं कि शायद फैसला जो लोग चाहते थे उस तरह से नहीं हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद हमने पार्लियामेंट को भी चलाना है, डेमोक्रेसी को भी चलाना है, तो वी डोंट वांट टू पुट थिंग्स इन जेपर्डी। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात रखना वो उनका हक है, प्रोटेस्ट करना भी उनका हक है, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। राइट। और नवीद साहब, ये भी जरूर बता दीजिए कि आपकी जमात के हवाले से जो जेबोगोइया हो रही है वो ये है कि पीपल्स पार्टी कैन एनी टाइम एट एनी पॉइंट पुल आउट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा मूव क्या पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी ने जब एक सोच समझ के फैसला किया है कि हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और उसको गिराएंगे नहीं, या जानबूझ के अब छोटी छोटी बातों पे हम बैठ के नाराज हो जाएं, वो कहें कि हम पुल आउट करते हैं, ये इस तरह से नहीं होता। इस मैच्योर पार्टी उन्होंने एक नेशनल इंटरेस्ट में फैसला हमने किया है कि वी नीड कंटिन्यूटी, और हम कोई भी स्नैप इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं चाहते, ना ही मुल्क जो है वो इस वक्त ये अफोर्ड कर सकता है कि हम फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दें। वी इंटेंड टू सपोर्ट दिस गवर्नमेंट wherever it is required. इंडिविजुअल पॉलिसीज पे हमारा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट गिराने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं। और नवीद साहब, PIA और स्टील मिल्स की निचकारी की हिमायत करेंगे? क्योंकि आज मरियम साहिबा अपनी जो उनकी इनॉग्रल स्पीच थी उसमें वो जिक्र करी थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी प्लान भी है, तो वो उस पर तो खैर कोई मसला नहीं। बाकी प्राइवेटाइजेशन इंडिविजुअल केसेस पे देखा जाएगा, प्राइवेटाइजेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसलिए उसको हम इस तरह से नहीं लाइटली लेंगे। जब वक्त आएगा तो देन वी विल डिसाइड ऑन दैट। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नवीद फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवीद कमर साहब इस वक्त हमसे बात करे थे, जिन्होंने काफ़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा स्नैप इलेक्शंस बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में हल नहीं होगा, जहाँ जहाँ हुकूमत की हिमायत बनती होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इंश्योर करेगी, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आईनी ओहदे उनके पास ज़रूर होंगे। और साथ साथ नवीद साहब ने कहा कि MQM जहाँ पर निगोशिएट कर रही है गवर्नरशिप सिंध तक के मामले के हवाले से, वो एक ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट होगा जो कि नून लीग की जानिब से किया जाएगा। अगर नून लीग की जानिब से MQM को सिंध की गवर्नरशिप लेने की बात हुई तो। सो इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। 1 साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। क्या करना पैसा उठा जी, क्या करना सुनना ना पैसा मेरा दिल दिल इसने मैं आपके देसा ठीक है। नाजो मंदिर बंद किते एक तरफ मैं सिर्फ यही लिखा थोड़ा ना पता भी यादाश्त रखे साडे कोल बंदे ज्यादा मेरा के नाम कान पो जी अंदर बाहर मैं मेरे थारे नहीं बैठे जी दवाई बना दे घर दुते हां हाँ की होया बंदे कौन से? नाजी, पुलिस का है काम खिदमत अवाम की। शुक्रिया मरियम नवाज, आपने फुर्ती से हुजूम के दरमियान से निकालने वाली खातून ASP शहरबानों को याद रखा, उनकी दिलेरी पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करने का कहा। बिलाशुबा ऐसे पुलिस एहलकार तारीफ के मुस्तहिक है, लेकिन जरा एक नजर पुलिस के भेस में मौजूद उन जालिमों पर भी घुमाइए, देखिए कि वो किस तरह अवाम की खिदमत में मशगूल हैं। अभी कल ही की बात है, थाने टैक्सिला की पुलिस एक जेब तराशी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो मुलजिम की वालदा आड़े आ गई।
इससे कबल के खवातीन एहलकार बुजुर्ग खातून को साइड पर करती, इम्तियाज नासिर नामी पुलिस कांस्टेबल ने खातून को थप्पड़ जड़ दिया। इसी पर बस नहीं किया, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया, जमीन पर घसीटा और धक्के देकर गिरा दिया। सीपीओ ने एक्शन लिया और पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। ये मामला अभी गुजरा नहीं कि दूसरा वाकया रावलपिंडी में पेश आया। पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस के क्रैकडाउन में एक शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये कोई दहशतगर्द नहीं था, बल्कि पतंग उड़ा रहा था। इसे जिस बेदर्दी से मारा पीटा जा रहा था वो सब ने देखा। खैर, वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इस पुलिस एहलकार को भी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। सवाल तशद्दुद का नहीं, सवाल इससे आगे का है। साने साहिवाल हो, पीटीआई रहनुमा जिले शाह हो, रहीम यार खान का सलाउद्दीन हो, या फिर पुलिस तशद्दुद से मुल्जिमान की हलाकत के दूसरे वाकयात, हमेशा एक्शन होता है, मुअत्तली होती है, फिर कुछ अरसे बाद वो मुअत्तल एहलकार दोबारा अपने ओहदे पर बहाल कर दिए जाते हैं। एहतसाब नहीं होता, वजह फिर एक नया वाकया रूनुमा होता है। मरियम नवाज वजारत आला का मनसब संभालते ही सबसे पहले थाने पहुंची। सवाल से यह है, मरियम नवाज अवाम और पुलिस के दरमियान जो खला पैदा हुआ है उसे खत्म कर पाएंगी? पुलिस में सियासी भर्तियों के खिलाफ इकदाम कर पाएंगी? यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।